आज की इस वीडियो में हम जो है वो राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल देखेंगे जो कि यूपी पुलिस के लिए रामबाण टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो 100% है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो किस नदी की? सरयू नदी के। उसका पुराना नाम क्या था? तो अयाजसा था अयोध्या का, है ना। अतरंजी खेड़ा किस नदी के किनारे है? कन्नौज का पुराना नाम क्या है ना। चित्र ये कहाँ स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपने देखे होंगे। तो चलिए आज हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देखते हैं जो कि यूपी पुलिस के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं अयोध्या से। इसकी बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था? अयाजसा था। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था। अयोध्या की हम बात करें तो इसे हम तीर्थ नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोध्या की हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? तीर्थ नगर। अयोध्या को हम तीर्थ नगरी भी कहते हैं, तीर्थ नगर। इसके बाद हम बात करें, इसे हम रामनगर भी कहते हैं। अयोध्या को क्या कहते हैं? रामनगर भी कहते हैं अयोध्या को हम। और क्या कहते हैं? इसे हम राम जन्मभूमि भी कहते हैं। ठीक है, अयोध्या को हम तीर्थ नगर, रामनगर और राम जन्मभूमि के नाम से भी जानते हैं। इसके उपनाम की बात करें, अयोध्या के उपनाम क्या क्या है? तीर्थ नगर, रामनगर, राम जन्मभूमि। ठीक है। अयोध्या में ही भरतकुंड, भरतकुंड जो है, भरतकुंड स्थल कहाँ स्थित है? अयोध्या जनपद में ही स्थित है। यहाँ पर 14 वर्ष भरत ने तपस्या की थी, है ना। तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयाजसा। क्या है? अयाजसा। अयाजसा अयोध्या का पुराना नाम अयाजसा। अयोध्या कहाँ स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या स्थित है। रामायण काल में यह नगर 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था। अगर जो हम बात करें रामायण काल की, तो रामायण काल में ये जो है 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है। अयोध्या के उपनाम मैंने बताया 3, कौन कौन से? रामनगर, तीर्थनगर और राम जन्मभूमि। ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या था अयोध्या का? तो अयाजसा था। क्या था? अयाजसा। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। अब देखते हैं हम अतरंजी खेड़ा के बारे में। अतरंजी खेड़ा के बारे में बात करें तो यहाँ पर चीनी यात्री हेनसांग ने अपने ग्रंथ में इसे पिलोसान कहा है। तो पिलोसान, अतरंजी खेड़ा को, अतरंजी खेड़ा का पुराना नाम यहाँ पर पिलोसान बताया गया है। किसके द्वारा? हेनसांग के द्वारा। हेनसांग जो कि चीनी यात्री था, इसने अतरंजी खेड़ा को पिलोसान नाम बताया है, पुराना नाम इसका। ठीक है। पिलोसान किसने कहा है? तो हेनसांग ने कहा है किसे? अतरंजी खेड़ा को। हेनसांग कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री था। किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है। यहाँ प्राग ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो अतरंजी खेड़ा से प्राग ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है कि हेनसांग आया था। हेनसांग ने पिलोसान, क्या? पिलोसान अतरंजी खेड़ा को कहा है। और अतरंजी खेड़ा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? काली नदी के तट पर स्थित है। काली नदी के तट पर, एटा जिले में। किस जिले में? एटा जिले में काली नदी के तट पर अतरंजी खेड़ा कहाँ स्थित है? तो काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है। हेनसांग ने अतरंजी खेड़ा को पिलोसान कहा है। काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है अतरंजी खेड़ा। ठीक है। अब देखते हैं कन्नौज के बारे में। एक बार रिवीजन मार दें फटाक से, अभी 2 तो पढ़े ही। जैसे कि अयोध्या, अयोध्या के उपनाम की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? तीर्थनगर हो गया, रामनगर हो गया, राम जन्मभूमि हो गया। अयोध्या का पुराना नाम अयाजसा था। क्या था? अयाजसा इसका पुराना नाम था। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और बात करें अतरंजी खेड़ा के बारे में तो यहाँ पर हेनसांग ने अपने ग्रंथ में पिलोसान इसको बताया है। अतरंजी खेड़ा का नाम क्या लिखा है? पिलोसान लिखा है। ये काली नदी के तट पर स्थित है। किस जिले में? एटा जिले में। किस जिले में? एटा जिले में अतरंजी खेड़ा स्थित है। अब देखते हैं कन्नौज के बारे में। कन्नौज के बारे में बात करें तो कन्नौज की बात करें तो कन्नौज, यह नगर प्राचीन काल में कन्याकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? तो इसकी बात करें कन्नौज की तो यह प्राचीन काल में कन्याकुब्ज के नाम से, किस नाम से? सॉरी, यहाँ पर कन्याकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। कौन? कन्नौज। कन्नौज जो है वो प्राचीन काल में कन्याकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। और यह किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी किनारे स्थित है। मैं कन्नौज के उपनाम बता देता हूँ, जैसे कि इसे इत्र नगर भी कहते हैं या फिर खुशबुओं का नगर, खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। किसे? कन्नौज को।
इत्र नगरी किसे कहते हैं? इत्र नगरी, इत्र नगर किसे कहते हैं? तो इत्र नगर हम कन्नौज को ही कहते हैं। और बात करें खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर हम कन्नौज को ही कहते हैं। ठीक है, कन्नौज जो है वो प्राचीन काल में कन्याकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज से तो बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं भाई। कन्नौज जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह हर्षवर्धन की राजधानी थी, जिसके शासनकाल में कौन आया था? अंग्रेज चीनी यात्री ह्वेन जिसके बारे में अभी हमने देखा कि अतरंजी खेड़ा का नाम ह्वेन ने क्या लिखा है? पिलोसान लिखा है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा का ये क्या ह्वेन किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो कन्नौज को बनाई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी के समय यहाँ का शासक कौन था? तो जयचंद्र, जो कि गहरवाल था। ठीक है, मोहम्मद गहरवाल वंश का था। ठीक है, मोहम्मद गौरी के समय यहाँ का शासक, कन्नौज का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ का शासक शासक कौन था? जयचंद्र था। ठीक है, और बात करें तो ये प्राचीन काल में प्रमुख बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन? कन्नौज। कन्नौज प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। एक बार और कन्नौज को रिवीजन करते हैं। कन्नौज को देखो, कन्नौज के उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम इत्रनगर है। और क्या है? खुशबुओं का नगर, खुशबुओं का शहर इत्रनगर किसे कहते हैं? तो कन्नौज को कहते हैं। कन्नौज का प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम कन्याकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। और ये किस नदी के? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। और यहाँ बात करें कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी जब आया था कन्नौज में, मतलब भारत में जब मोहम्मद गौरी आया था तो कन्नौज में राजा कौन शासक कर रहे थे? तो राजा जयचंद्र, जो कि गढ़वाल शासक थे। राजा जयचंद्र शासक कर रहे थे जब भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। और कन्नौज जो है वो प्रमुख बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। किसका? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन रहा है? कन्नौज। कन्नौज के उपनाम की बात करें कौन कौन से हैं? इत्रनगर है, और क्या है? खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। कन्नौज का प्राचीन काल में कन्याकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था। अब चलते हैं आगे। हमने देखा अयोध्या देख लिया, हमने अतिरंज खेड़ा देख लिया, कन्नौज देख लिया। अब देखते हैं अहिच्छत्र क्षेत्र। यह महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। किसकी? उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन थी? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र जो है ये किसकी? पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। यहाँ से मित्र उपाधि वाले राजाओं व कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो कुषाण काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुषाण काल के सिक्के अहिच्छत्र से प्राप्त हुए। कहाँ से? कुषाण काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुषाण काल के सिक्के अहिच्छत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये बरेली जिले के रामनगर में स्थित है। कहाँ? रामनगर से की गई है। इसकी पहचान जो है वो बरेली जिले के रामनगर से की गई है। अहिच्छत्र की पहचान जो है, इसकी बात करें, इसकी पहचान जो है वो बरेली जिले के रामनगर से की गई है। किससे? बरेली जिले के रामनगर से की गई है। आगे बात करें कि हम यहाँ पर बरेली की अगर जो उपनाम की बात करें, बरेली के उपनाम की, तो बरेली के उपनाम है बांस बरेली या फिर सुरमा नगरी। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं। बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं। और एक उपनाम और है कौन सा? बांस बरेली। बांस बरेली कहें या फिर सुरमा नगरी, ये बरेली के ही उपनाम है। बांस बरेली, सुरमा नगरी। ठीक है, अहिच्छत्र ये क्या है? हमने देखा कि उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। किसकी? महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? तो अहिच्छत्र थी। ठीक है, कुषाण काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अहिच्छत्र से प्राप्त हुए हैं। मेरी बोलने में थोड़ा जीव जो है वो नहीं बोल पा रहा हूँ ना। अहिच्छत्र। ठीक है, और बरेली जिले के रामनगर से इसकी पहचान की गई है। बरेली जिले में के रामनगर से इसकी पहचान की गई, यानी कि जो अहिच्छत्र था वो बरेली जनपद के रामनगर स्थान पर स्थित था पहले। ठीक है, तो हमने देखा अहिच्छत्र, यहाँ पर बरेली के हमने उपनाम भी देख लिए कि बांस बरेली, और एक क्या है? सुरमा नगरी। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? तो बरेली को कहते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं काम्पिल्य। काम्पिल्य जो है वो वर्तमान काम्पिल्य में एक प्राचीन टीला है। क्या है? एक प्राचीन टीला है जिसे आज भी द्रुपद कोट कहा जाता है। प्राचीन टीला कहाँ है? द्रुपद कोट कहाँ स्थित है?
तो काम्पिल्य में कहाँ स्थित है? द्रुपद कोट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रुपद कोट कहाँ स्थित है और किस जिले में स्थित है। द्रुपद कोट फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, जो कि काम्पिल्य काम्पिल्य में है, ठीक है, प्राचीन काल के काम्पिल्य में, ठीक है। वर्तमान काम्पिल्य में एक प्राचीन टीला है। वर्तमान काम्पिल्य की बात करें तो यहाँ एक प्राचीन टीला है, कौन सा? द्रुपद कोट। द्रुपद कोट उसका नाम है, क्या नाम है? द्रुपद कोट नाम है। और यह किस कहाँ है स्थित है? तो यह फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है कौन? तो द्रुपद कोट। द्रुपद कोट एक प्राचीन टीला है, ठीक है। द्रुपद कोट क्या है? एक प्राचीन टीला है, जो कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। और किस स्थान पर? तो काम्पिल्य, काम्पिल्य, ठीक है। जो प्राचीन वहां का नाम काम्पिल्य था, जहां पर द्रुपद कोट मिला है, और अब उसका नाम क्या है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, जो जिसका नाम, जो कि गंगा नदी के तट पर है। किसके? गंगा नदी के तट पर है। अब देखो, फर्रुखाबाद से हमने एक याद किया था, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है, जिनकी रचना क्या है? यामा है ना। महादेवी वर्मा हमने याद किया था कि उनकी स्किन जो है वो रूख गई थी। क्या हो गई थी? रूख गई थी, ऐसे याद किया था, रूख गई थी, उनकी स्किन रूख गई थी। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है ना। फर्रुखाबाद से महादेवी वर्मा कहाँ से संबंधित है? तो फर्रुखाबाद उनकी जन्मस्थली है। तो काम्पिल्य हम देख दिए हैं। काम्पिल्य फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे। फर्रुखाबाद किस कहाँ स्थित है? तो फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर द्रुपद कोट नामक टीला मिला है, जो कि प्राचीन काम्पिल्य में था, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात करेंगे कपिल वस्तु के बारे में। कपिल वस्तु जो है वो बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। किस काल में? तो बुद्ध काल में। बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी कौन थी? तो कपिल वस्तु। कपिल वस्तु किसकी राजधानी थी? बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। इसकी पहचान की बात करें तो सिद्धार्थ नगर जिले में पिपरहवा से की गई है। कपिल वस्तु की जो पहचान है वो कहाँ से की गई है? कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। इसकी पहचान कहाँ से की गई है? सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा से। सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा से कपिल वस्तु को शाक्य गणराज्य की राजधानी पता किया गया है, ठीक है। हमने देखा था द्रुपद कोट। द्रुपद कोट कहाँ स्थित है? तो फर्रुखाबाद जिले में। किस स्थान पर? काम्पिल्य। काम्पिल्य, उसका पुराना नाम क्या था? काम्पिल्य नामक स्थान पर द्रुपद कोट नामक टीला था, जो कि प्रेजेंट टाइम के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमने इसके बाद कपिल वस्तु देखा। कपिल वस्तु जो है वो बुद्ध काल में यह शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। इसकी पहचान सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा से की गई है। किससे? सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा से की गई है कि शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? बुद्ध काल के समय कपिल वस्तु थी। तो हमने जो है यहाँ पर देखा, कपिल वस्तु देख चुके हैं हम, काम्पिल्य देख चुके हैं, अहिच्छित्र देख चुके हैं, कन्नौज देख चुके हैं जिसे इत्र नगरी भी कहते हैं, फिर अतरंजी खेड़ा देख चुके हैं, अयोध्या देख चुके हैं। तो एक बार फिर से फटाक से रिवीजन मारते हैं। अयोध्या, अयोध्या को हम क्या कहते हैं? अयोध्या को कहते हैं तीर्थ नगर। इसके उपनाम की बात करें, तीर्थ नगर, रामनगर, राम जन्मभूमि है अयोध्या की, ठीक है। इसका प्राचीन नाम अयाजत अयाजसा था। क्या था? अयाजसा इसका प्राचीन नाम था अयोध्या का, जबकि इसके उपनाम तीर्थनगर, रामनगर और राम जन्मभूमि है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है और रामायण काल के समय बात की जाए 12 योजन लंबा था और 3 योजन जो है वो क्या था? चौड़ा था। आगे बात करें अतिरंजी खेड़ा के बारे में, तो यहाँ पर चीनी यात्री ह्वेन सांग आया था, जिसने अपने ग्रंथ में अतिरंजी खेड़ा का नाम क्या लिखा था? पिलोशान। क्या लिखा था? पिलोशान। और ह्वेन सांग किसके किसके दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय ह्वेन सांग आया था, ठीक है। अतरंजी खेड़ा जो है वो कहाँ स्थित है? तो एटा जिले में स्थित है और एटा जिला काली नदी के तट पर स्थित है। अतरंजी खेड़ा भी काली नदी के तट पर, उस समय की नदी का नाम जो था, इस समय एटा जिला जो है वो काली नदी के तट पर स्थित है। फिर हमने देखा कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगर कहते हैं या फिर खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। ये कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। इसका प्राचीन नाम क्या था? कन्नौज का प्राचीन नाम की बात करें तो कान्यकुब्ज था। गंगा नदी के किनारे स्थित है कन्नौज। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। मोहम्मद गौरी जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय यहाँ के शासक जयचंद्र थे। कौन? जयचंद्र। गहड़वाल थे जयचंद्र, ठीक है। और यहाँ पर जो है कन्नौज को बौद्ध,
शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया है। ठीक है, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कन्नौज था। क्षेत्र की बात करें तो ये महाजनपद काल में, किस काल में, महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। किसकी, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। और बात करें यहाँ पर कुषाण के सिक्के मिले हैं, किसके, कुषाणों के सिक्के मिले हैं। और पहला बरेली जिले के रामनगर से, इसकी पहचान की बात करें, चित्र की पहचान कहाँ से की गई है, तो बरेली जिले के रामनगर से की गई है। ठीक है, बरेली जिले के रामनगर से इसकी पहचान की गई, किसकी, चित्र की, बरेली जिले के रामनगर से चित्र की पहचान की गई है। फिर बात करें काम्पिल्य की, तो अभी हमने देखा काम्पिल्य, यहाँ पर एक प्राचीन टीला है, कौन सा, द्रुपद कोट, जो कि कहाँ स्थित है, फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। और फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बात करें कपिल वस्तु, कपिल वस्तु जो है बुद्ध काल में एक शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल वस्तु किसकी राजधानी थी, शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। इस काल में, बुद्ध काल में। इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गई है, किससे, सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गई है। अब देखते हैं प्रयागराज। प्रयागराज की बात करें तो पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद, इलाहाबाद से इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। धर्म ग्रंथ में इसे तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को धर्म ग्रंथ में तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। इसके उपनाम की बात करें तो उपनाम हो गया अपना संगम नगरी, इसी को संगम नगरी कहते हैं, संगम नगरी। और इसी को कहते हैं कुंभ नगरी, क्या कहते हैं, इसी को कुंभ नगरी कहते हैं, है ना, कुंभ नगरी, यहाँ कुंभ मेला लगता है। अमरूद नगरी, वो बात करें किसे कहते हैं तो अब अमरूद नगरी भी प्रयागराज को ही कहते हैं। ठीक है, हमने देखा इसके 4 उपनाम कौन कौन से, संगम नगरी, कुंभ नगरी, अमरूद नगरी और तीर्थराज। ठीक है, तीर्थ नगरी या फिर तीर्थराज। ठीक है, तो इसके 4 उपनाम हो गए। धर्म ग्रंथ में इसे तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। यहाँ के गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। प्रयागराज कहाँ स्थित है, तो गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ, गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है प्रयागराज। इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहा जाता है। अब इलाहाबाद का नाम बदल करके ही प्रयागराज किया गया है ना। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद था। यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में कौन सा, संगम के माघ, यहाँ पर संगम जहाँ है, गंगा यमुना का संगम जहाँ है, वहाँ पर प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। माघ मेला कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है, संगम, गंगा यमुना के संगम पर प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है गंगा यमुना के संगम पर। और प्रत्येक 12 वर्ष की बात करें तो प्रत्येक 12 वर्ष में इसी गंगा यमुना के संगम पर कुंभ मेला लगता है। कब, प्रत्येक 12 वर्ष में गंगा यमुना के संगम पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष बाद गंगा यमुना के संगम पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। जबकि प्रतिवर्ष की बात करें तो प्रतिवर्ष माघ मेला का आयोजन संगम में किया जाता है। ठीक है, गंगा यमुना के संगम पर। और यहाँ पर बात करें प्रयागराज में जो है कौसंबी नगर कहाँ है, कौसंबी नगर जो है वो कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। कड़ा की बात करें, कड़ा स्थल जो है, कड़ा स्थल, कौसंबी स्थल, ये कहाँ है, ये प्रयागराज में है। श्रृंगवेरपुर स्थल, ये भी प्रयागराज में है। यहाँ पर श्रृंगवेरपुर स्थल की बात करें, श्रृंगवेरपुर स्थल की बात करें तो श्रृंगवेरपुर में यहाँ पर क्या हुआ था, राम भगवान ने एक रात के लिए विश्राम किया था। श्रृंगवेरपुर स्थल जो है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। यहाँ पर राम भगवान ने एक रात के लिए विश्राम किया था। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें, हमने कड़ा कहा, कड़ा स्थल जो है, कड़ा स्थल ये भी कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। कड़ा में यहाँ पर मल्लुक दास का जन्म हुआ था। मल्लुक दास की जन्मभूमि कही जाती है कड़ा को। ठीक है, कड़ा को मल्लुक दास की जन्मभूमि कही जाती है, जो कि प्रयागराज में ही स्थित है। कौसंबी भी कहाँ स्थित है, तो कौसंबी स्थल जो है वो भी प्रयागराज में ही स्थित है। अब देखते हैं हम आगे। हमने यहाँ पर श्रृंगवेरपुर देख लिया, और देख लिया कड़ा, देख लिया कौसंबी, देख लिया। ठीक है, कड़ा में हमने क्या देखा कि मल्लुक दास की जन्मभूमि कहा जाता है प्रयागराज कड़ा को। और राम विश्राम कहाँ किए थे, श्रृंगवेरपुर में। कहाँ, श्रृंगवेरपुर में। इसके उपनाम की बात करें तो संगम नगरी, कुंभ नगरी,
अमरूद नगरी, अमरूद नगरी किसे कहते हैं? तो प्रयागराज को ही अमरूद नगरी कहते हैं। तीर्थराज की संज्ञा दी गई है इसे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं देवगढ़ की ओर। देवगढ़ की बात करें तो यहाँ से गुप्तकालीन मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल की मूर्तियां और मंदिर प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? देवगढ़ से। गुप्तकालीन मूर्तियां और मंदिर प्राप्त हुए हैं देवगढ़ से। देवगढ़ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन मूर्तियां और मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर कहाँ से? तो देवगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन मूर्तियां सहित मंदिर प्राप्त हुए हैं। यानी कि गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? दशावतार, दशावतार मंदिर। भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है। ये कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में स्थित है, जो कि प्रेजेंट टाइम के ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ? प्रेजेंट टाइम के ललितपुर जिले में स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश ने 3 ओर से घेरा हुआ है, ठीक है, ललितपुर जिले को। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ललित देवगढ़ जो है वो गुप्तकालीन मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुआ है। कहाँ से? देवगढ़ से, जिसमें भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर प्रसिद्ध है। यह किस जिले में है? तो ललितपुर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो, ये जो है आलमगीरपुर, यह सैंधव सभ्यता का अंतिम अवस्था है। सैंधव सभ्यता का अंतिम अवस्था की बात करें तो सैंधव सभ्यता का अंतिम अवस्था कौन सी है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। और बात करिए सैंधव संस्कृत का सर्वाधिक पूर्वी, यानी कि सबसे पूर्वी सिंधु सैंधव सभ्यता जो है, सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र माना गया है कौन सा? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप हिंडन नदी पर स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप हिंडन नदी पर स्थित है। सैंधव कालीन स्थल की खोज, इसकी बात करें, आलमगीरपुर की खोज किसने की? मतलब आलमगीरपुर में सैंधव सभ्यता की खोज किसने की? तो यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की? 1958 में की। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल की जानकारी प्राप्त की। किसने? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। ये किस जिले के समीप है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के समीप है, हिंडन नदी के तट पर। मेरठ किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरठ हिंडन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? हिंडन नदी के तट पर स्थित है मेरठ। यहाँ पर मथुरा की बात करें तो मथुरा जो है वो हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल क्या है? मथुरा। मथुरा वृंदावन मंदिर की बात करें तो कहाँ स्थित है? वृंदावन मंदिर मथुरा में ही स्थित है। मथुरा के प्रमुख उपनाम की बात करें तो इसे कृष्ण नगरी कहते हैं, पेड़ा नगरी कहते हैं, ठीक है, पेड़ा नगर कहते हैं, और पिंडरों की नगरी। किसे? पेड़ा नगरी और पिंडरों, पिंड सॉरी पिंडरों नहीं, पिंडों की नगरी। पिंडों की नगरी किसे कहते हैं? तो मथुरा को ही कहते हैं। पेड़ा नगरी, पिंडों की नगरी, और क्या कहते हैं? कृष्ण नगरी। ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। वृंदावन मंदिर कहाँ स्थित है? तो मथुरा में ही स्थित है। यह यमुना नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। मथुरा जो है वो यमुना नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। किस नदी किनारे मथुरा बसा हुआ है? तो यमुना नदी किनारे, वो भी यमुना के दाएं में। इसका मुख्य रेलवे जंक्शन है यमुना का, मथुरा का। और बात करें महाभारत काल में, महाभारत काल में यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। किस काल में? तो महाभारत काल में। महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मंदिर स्थित हैं। तो हमने मथुरा से देखे, जैसे कि मथुरा का उपनाम की बात करें तो कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी और पिंडों की नगरी। पेड़ा नगरी, पिंडों की नगरी, कृष्ण नगरी, वृंदावन मंदिर मथुरा में ही स्थित है। यमुना नदी के दाएं किनारे पर स्थित यहाँ पर रेलवे स्टेशन है मथुरा का। और महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा ही थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और यहाँ कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े प्रमुख मंदिर स्थित हैं। आगे बात करें हुलास की। हुलास जो है वो सैंधव संस्कृति के विभिन्न चरणों के साक्ष्य सहारनपुर जिले में स्थित है।
तो सहारनपुर जिले में हुसाल नामक स्थान कहाँ है? हुसाल नामक जो स्थान है वो कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर जिले में। किस जिले में? सहारनपुर जिले में हुसाल नामक स्थान स्थित है। अब देखते हैं कुशीनगर। कुशीनगर जो है, यहाँ बौद्ध का तीर्थ स्थल, बौद्ध का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? कुशीनगर को बौद्ध का तीर्थ स्थल कहा जाता है। कुशीनगर को बौद्ध का तीर्थ स्थल कहते हैं। इसकी पहचान देवरिया जिले में स्थित कासिया नामक स्थान से की गई है। किससे की गई है? तो कसिया नामक स्थान से कुशीनगर की पहचान की गई है। कुशीनगर ये क्या है? तो बौद्ध का तीर्थ स्थल है, बौद्धों का तीर्थ स्थल है। यहाँ इसकी पहचान की बात करें तो ये देवरिया जिले में स्थित कासिया नामक स्थान से की गई है। महात्मा बुद्ध का यहाँ एक स्तूप है, महात्मा बुद्ध जी का यहाँ एक स्तूप है, जहाँ भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में एक मूर्ति है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति कहाँ है? तो ये कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। कहाँ स्थित है? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की एक लेटी हुए मुद्रा में मूर्ति स्थित है। और बात करें, इसे महानिर्वाण कहा जाता है। जो लेटी हुई मुद्रा है इसे क्या कहा जाता है? महानिर्वाण भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब उनकी मृत्यु जो है गौतम बुद्ध की कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कुशीनगर जो है बौद्ध का तीर्थ स्थल है। इसकी पहचान देवरिया जिले, किस जिले? देवरिया जिले में की स्थित कसिया नामक स्थान से की गई है। महात्मा बुद्ध का यहाँ एक स्तूप है जो कि लेटा हुआ मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? लेटी हुई मुद्रा में है। और इसे मतलब जो लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है इसे क्या कहा गया है? महानिर्वाण कहा गया है। ठीक है, इसलिए कहा गया है क्योंकि महात्मा बुद्ध को इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में ही। मंडी की बात करें तो मंडी जो है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मंडी से। यह मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। मंडी कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि मंडी स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कौशाम्बी को। कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ से कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और बात करें कुषाण शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। और कौशाम्बी की पहचान प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गांव से की गई है। किससे? तो इसकी पहचान की बात करें कौशाम्बी की, तो प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गांव से की गई है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल जो है वो जैनियों से संबंधित है। किससे? जैनियों से संबंधित है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कौशाम्बी में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? तो जैनियों से संबंधित है। एक बार फिर से देखते हैं कौशाम्बी के बारे में। कौशाम्बी जो है वो प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गांव से इसकी पहचान की गई है। कौशाम्बी किस नदी किनारे है? तो यमुना नदी किनारे है। किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल किससे संबंधित है? तो जैनियों से संबंधित है। कालपी की बात करें तो यहाँ झांसी कानपुर मार्ग पर, कहाँ? झांसी कानपुर मार्ग पर भोगनीपुर के निकट यमुना नदी किनारे स्थित है। कालपी झांसी कानपुर मार्ग पर भोगनीपुर के निकट यमुना नदी किनारे स्थित है। कालपी पहली बात तो किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और बात करें बीरबल का जन्म स्थान कालपी ही है। बीरबल का जन्म स्थान कहाँ है? तो बीरबल का जन्म स्थान कालपी ही है। और कालपी किस जनपद में स्थित है? तो ये जालौन जनपद में स्थित है। कालपी स्थल जो है वो जालौन नामक जनपद में स्थित है। कालपी स्थल जालौन जनपद में स्थित है। बीरबल की जन्म स्थली कालपी ही है। यहाँ कालपी जो है झांसी कानपुर मार्ग पर भोगनीपुर के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करें हुलासखेड़ा जो है यह 5वीं शताब्दी में एक प्रमुख नगर था। कब 5वीं शताब्दी में एक प्रमुख नगर था? लखनऊ में स्थित है।
हुसेल खेड़ा कहाँ स्थित है? हुसेल खेड़ा नगर की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में, लखनऊ में स्थित है। कुषाण काल से गुप्त काल तक के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? हुसेल खेड़ा से। हुसेल खेड़ा से कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हुसेल खेड़ा से। हुसेल खेड़ा से कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालपी की हमने बात की, बीरबल का जन्म स्थान कालपी है और कालपी जालौन नामक जनपद में स्थित है। आगे देखते हैं बांसखेड़ा। बांसखेड़ा की बात करें तो ये शाहजहांपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? शाहजहांपुर जिले में। बांसखेड़ा शाहजहांपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। शाहजहांपुर में गंगा नदी के तट पर स्थित है बांसखेड़ा। यहाँ हर्षवर्धन का ताम्र दान पत्र लेख प्राप्त हुआ है। हर्षवर्धन का ताम्र दान पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बांसखेड़ा से। बांसखेड़ा कहाँ स्थित है? तो शाहजहांपुर जिले में स्थित है। कहाँ? शाहजहांपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। बांसखेड़ा कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर बांसखेड़ा स्थित है जो कि शाहजहांपुर जिले में है। हर्षवर्धन के ताम्र दान पत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बांसखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बांसखेड़ा से हर्षवर्धन के ताम्र दान पत्र प्राप्त हुए हैं जो कि शाहजहांपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं, आगे बात करें कालिंजर की, तो कालिंजर में यह बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। कालिंजर की बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। किस जिले में? बांदा जिले में कालिंजर स्थित है। वर्ष 1545 में सैनिक अभियान के दौरान 1545 में सैनिक अभियान के दौरान बारूद फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? कालिंजर में। कालिंजर में ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी सैन्य अभियान के दौरान। कहाँ? तो कालिंजर में। कालिंजर कहाँ स्थित है? तो कालिंजर जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। किस जिले में? बांदा जिले में। बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में कालिंजर स्थित है। कालिंजर अभियान जब शेर शाह सूरी कर रहे थे, सैनिक अभियान कालिंजर अभियान, तो वहां पर बारूद फटने के कारण शेर शाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो जाती है। भीतरगांव। भीतरगांव से क्या है? यहाँ से बात करें कानपुर जिले में स्थित है। भीतरगांव कहाँ स्थित है? तो कानपुर जिले में स्थित है। कानपुर जिले में भीतरगांव कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीतरगांव से प्राप्त हुए हैं। भीतरगांव कहाँ स्थित है? तो कानपुर जिले में स्थित है। यहीं से गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वीडियो में हम जो है यहीं तक करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए जितना हमने पढ़ लिया है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी ही अपलोड की जाएगी। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो पहला है हमारा अयोध्या। हमने पहले क्या पढ़ा था? अयोध्या पढ़ा था। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयाजसा है। अयोध्या का उपनाम की बात करें तो तीर्थनगर, रामनगर, राम जन्मभूमि कहते हैं। ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। रामायण काल में यह अगर जो बात करें 12 योजक लंबा और 3 योजक चौड़ा था अयोध्या। इसके बाद बात करते हैं अति रंजी खेड़ा के बारे में। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ में पिलोसान अतिरंज खेड़ा का नाम क्या रखा है? पिलोसान रखा है। मतलब पिलोसान अतिरंज खेड़ा के बारे में पिलोसान नाम रखा है अपने किताब में, अपने ग्रंथ में। ठीक है। अतिरंज खेड़ा किस नदी किनारे है? काली नदी किनारे, एटा जिले में। अतिरंज खेड़ा एटा जिले में काली नदी किनारे स्थित है। इसके बाद बात करें कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। इत्र नगरी या फिर खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को। यह नगर प्राचीन काल में कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? कान्यकुब्ज के नाम से कन्नौज प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। गंगा नदी के किनारे स्थित है कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। मोहम्मद गौरी ने जिस समय आक्रमण किया था उस समय भारत में गढ़वाल शासक जयचंद्र का शासक था और उन्होंने मतलब जयचंद्र कन्नौज में शासन कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद बात करें प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है कन्नौज। अब देखते हैं अहिच्छित्र। ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ यह महाजनपद काल में, किस काल में? महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन थी? तो अहिच्छित्र थी महाजनपद काल के समय। ठीक है। कुषाण काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से?
अहिच्छत्र क्षेत्र से। और बात करें इसकी पहचान जो है वो बरेली जिले के रामनगर से की गई है। बरेली जिले के रामनगर से की गई है। यानी कि अहिच्छत्र जो है वो प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है? बरेली जिले में। बरेली जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित है। आगे बात करते हैं काम्पिल्य की। काम्पिल्य की बात करें तो ये वर्तमान काम्पिल्य में एक प्राचीन टीला प्राप्त हुआ है। एक टीला प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है? द्रुपद कोट। क्या नाम है? द्रुपद कोट। और काम्पिल्य की बात करें तो ये किस जिले में है? फर्रुखाबाद जिले में है। मैंने बताया था महादेवी वर्मा की जन्मस्थली क्या है? फर्रुखाबाद है। और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है फर्रुखाबाद। आगे देखते हैं कपिल वस्तु। कपिल वस्तु बुद्ध काल में यह शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। किसकी? शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु थी। इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गई है। किससे? पिपरहवा से की गई है। सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गई है। आगे बात करें प्रयागराज के बारे में, तो प्रयागराज के बारे में हम देख चुके हैं कि प्रयागराज में कौसंबी, कड़ास और श्रृंगवेरपुर नामक यहाँ पर स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? कौसंबी, कड़ा, श्रृंगवेरपुर, ये स्थल कहाँ है? तो प्रयागराज में ही है। ठीक है। और कड़ा की बात करें तो कड़ा में मलूक दास का जन्म हुआ था। कड़ा में किसका जन्म हुआ था? मलूक दास का जन्म हुआ था। और श्रृंगवेरपुर की बात करें तो यहाँ पर राम भगवान ने एक रात के लिए विश्राम किया था। कहाँ? श्रृंगवेरपुर। प्रयागराज के उपनाम की बात करें तो इसे तीर्थराज, तीर्थ नगरी, संगम नगरी, कुंभ नगरी और अमरूद नगरी भी प्रयागराज को कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है प्रयागराज। इसका नाम, पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। प्रत्येक वर्ष की बात करें तो संगम पर माघ मेला लगता है। गंगा यमुना के संगम पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। और प्रत्येक 12 वर्ष की बात करें तो गंगा यमुना के संगम पर ही कुंभ मेला लगता है। ठीक है। आगे बात करते हैं देवगढ़। देवगढ़ जो है वो गुप्तकालीन मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुए हैं। देवगढ़ से गुप्तकालीन मूर्तियों के साथ मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर प्रसिद्ध है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। ठीक है। और ये किस जिले में है? तो ललितपुर जिले में है। ललितपुर जिले को मध्य प्रदेश ने 3 ओर से घेरा हुआ है। इसके बाद हम बात करें आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था, सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था की बात करें तो आलमगीरपुर है, यानी कि सबसे पूर्वी पूरा स्थल। ठीक है। सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ के समीप हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। और यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि मेरठ जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर में सैंधव पूरा स्थल की खोज किसने की? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। इसके बाद बात करें मथुरा। मथुरा को हम किस नाम से जानते हैं? मथुरा को हम बात करें तो पेड़ा नगरी, कृष्ण नगरी या फिर पंडों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पंडों की नगरी, ये मथुरा के उपनाम है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी के दाएं बात करें या इसका रेलवे जंक्शन भी स्थित है। महाभारत काल में यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और मथुरा में ही वृंदावन मंदिर है। ठीक है। कृष्ण जन्मभूमि कहाँ हुई थी? मथुरा में ही हुई थी। हुलास की बात करें तो हुलास जो है वो सैंधव संस्कृति के विभिन्न चरणों के लिए मतलब जाना जाता है। यहाँ यह कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर जिले में हुलास नामक स्थान जो है वो सहारनपुर जिले में स्थित है। इसके बाद कुशीनगर की बात करें तो यहाँ बौद्धों का तीर्थ स्थल है। किसका? बौद्धों का तीर्थ स्थल कुशीनगर में है। इसकी पहचान देवरिया जिले में स्थित कसिया नामक स्थान से की गई। कहाँ? कसिया नामक स्थान से कुशीनगर की पहचान की गई है, देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से। ठीक है। महात्मा बुद्ध का यहाँ एक स्तूप है। महात्मा बुद्ध का एक स्तूप है जो कि लेटे हुए मुद्रा में है, जिसे क्या कहा गया है? जिसे कहा गया है महानिर्वाण। इसलिए कहा गया है क्योंकि महात्मा बुद्ध जी को यहीं पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करें मंडी। मंडी जो है यह हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। यह मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। किस जिले में? मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है मंडी। आगे बात करें कौसंबी। कौसंबी यहाँ से कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासकों के सिक्के बात करें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कौशंबी से प्राप्त हुए हैं। और कौशंबी जो है कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर स्थित
कोसम नामक गांव से इसकी पहचान की गई है, कौसंबी की। कौसंबी स्थित प्रभास गिरि स्थल, प्रभास गिरि स्थल का संबंध जो है वो जैनियों से है। प्रभास गिरि स्थल कहाँ स्थित है? तो कौसंबी में स्थित है। इसका संबंध जैनियों से है। आगे बात करें कालपी की। कालपी यहाँ यह जो है झांसी कानपुर मार्ग पर भोगनीपुर के निकट, कहाँ? भोगनीपुर के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है कालपी। कालपी जो है वो झांसी कानपुर मार्ग पर, झांसी कानपुर मार्ग पर भोगली अरे भोगनीपुर के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है कालपी। ठीक है। कालपी कालपी जो है वो बीरबल का जन्म स्थल भी है कालपी। ठीक है। और जो कि कहाँ स्थित है? तो जालौन जनपद में। कालपी कहाँ स्थित है? तो जालौन जनपद में स्थित है। इसके बाद बात करें हुसाल खेड़ा। हुसाल खेड़ा की बात करें तो यह 5वीं शताब्दी में एक प्रमुख नगर था, हुसाल खेड़ा, जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है। यहाँ से कुषाण काल से गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? हुसाल खेड़ा से। हुसाल खेड़ा से कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे बात करें बांसखेड़ा की, तो बांसखेड़ा सहारनपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। बांसखेड़ा जो है वो सहारनपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हर्षवर्धन का ताम्र दानपत्र लेख प्राप्त हुआ है बांसखेड़ा से। बांसखेड़ा से जो है वो बांसखेड़ा सहारनपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हर्षवर्धन का ताम्र दानपत्र लेख प्राप्त हुआ है। आगे बात करें कालिंजर, यह बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। कालिंजर कहाँ स्थित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। वर्ष 1545 में सैन्य अभियान कालिंजर अभियान, जब शेर शाह सूरी कालिंजर अभियान कर रहे थे तो वो बारूद फटने से इनकी मृत्यु शेर शाह सूरी की कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। इसके बाद हम देखें भीतरगांव। भीतरगांव कानपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भीतरगांव से क्या प्राप्त हुए हैं? तो भीतरगांव से गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीतरगांव कहाँ स्थित है? तो कानपुर जिले में स्थित है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी।